सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 16 मई के करंट अफेयर्स का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है? तो आंसर होगा गुजरात। और ये जो हॉट एयर सीलिंग मशीन है, जिसे आप हिंदी में सिलाई मशीन भी बोल सकते हो, इसे पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट को और सुरक्षित बनाया जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या होता है, मशीन का यूज करके जो हम पीपीई किट बनाते हैं तो उस समय सिलाई करने में जो छेद छूट जाते हैं तो वहां से हवा या पानी के थ्रू भी वायरस उस किट के अंदर घुस सकता है। तो वहां पे उन छेदों को बंद करने के लिए एक विशेष टेप का उपयोग करके उसे सील कर दिया जाएगा इस हॉट एयर सीलिंग मशीन को यूज करके। और इसे बनाया है गुजरात के ही मैक पावर कंपनी ने। अब बात गुजरात की है तो येरा मैप में गुजरात, कैपिटल इसकी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था गुजरात से कि गुजरात का जो अहमदाबाद है वहां पे होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है मोटेरा स्टेडियम, ये भी आपका अहमदाबाद में ही है, जिसे अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नाम से जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही है। इसकी जो क्षमता है, लोगों के बैठने की कैपेसिटी है 1.10 लाख है। और जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था वो यहीं पे हुआ था। अच्छा, बाकी और गुजरात अभी किन किन कारण से न्यूज में था? यहाँ पे उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक पहल शुरू हुई थी और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए गृह शिक्षा कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था गुजरात में। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। और जल शक्ति मंत्रालय का जो जल भंडारण सूचकांक 2020 आया था उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है। और यह है आपके गुजरात के नर्मदा जिले में। ये दुनिया की सबसे ऊंची भी मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम जल संरक्षण योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी फिर से। और जो 11वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हुआ था वो भी आपके अहमदाबाद में हुआ था। ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, नॉमिनेट किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है अंजुम मुदगिल को। तो राइफल निशानेबाज हैं ये अंजुम मुदगिल, और इन्हीं को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। जबकि कोच जसपाल राणा के नाम की सिफारिश लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई है। और अर्जुन अवार्ड के लिए चैंपियन पिस्टल शूटर अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, मनु भाकर और राइफल शूटर इलावेनिल वालारिवन के नामों की सिफारिश की गई है अर्जुन अवार्ड के लिए। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो पहला ये पुरस्कार कब मिला था और किसको मिला था? तो याद रखना 1991 में। किसको? हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं कौन? विश्वनाथ आनंद को। और 2019 का भी याद रखो, वो 2 जनों को मिला था, एक तो दीपा मलिक को और एक बजरंग पूनिया को। जो बजरंग पूनिया है वो तो आपके पहलवान है, रेसलर है, और जो दीपा मलिक है वो पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुट गेम खेलती हैं ये। और इनका नाम अभी न्यूज में भी था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। और क्यों ले रही है ये संन्यास? क्योंकि भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ये बन गई है, इसीलिए। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। और अभी स्लोवेनिया ने दूसरे यूरोपियन देश से जो लोग आते हैं उसके यहाँ पे उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि कोई यूरोपीय देशों से कोई भी आदमी उसके अब देश में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसने बैन लगा रखा है। अच्छा, मान लो अगर एग्जाम में आपके ये प्रश्न आता है कि बताओ कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर क्या होगा आपका? गोवा। ये याद रखना। बाकी स्लोवेनिया की बात है तो येरा मैप में स्लोवेनिया, कैपिटल इसकी क्या है? लुबियाना, करेंसी है यूरो। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री भी बने थे, नाम बता सकते हो उनका? जनेजा जनाजा, नाम याद रखना इनका। अच्छा देखो, ये तो है स्लोवेनिया, और एक स्लोवेकिया भी होता है, और स्लोवेकिया भी नाम अभी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी जुजाना केपुटोवा, तो वो नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
फिर है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। नाम बताओ उनका। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्टो अजेवेडो। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजेवेडो, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये ब्राजील से हैं और 2013 में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने थे और ये इनका दूसरा वाला कार्यकाल चल रहा था जो कि 2021 में समाप्त होने वाला था। लेकिन अभी अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा बनाए जा रहे दबावों के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो ये अभी न्यूज में रहे थे सारे, जैसे कि तमस अजान इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने भी अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आबिद अली नीमचवाला विप्रो के सीईओ थे, इस्तीफा दे चुके हैं। और पिनेलोपी कोजियानो गोल्डबर्ग वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 164 है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखो कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंकटाड का यहीं पर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यहीं पर है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इन सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताई है ये सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए ये मातृ स्मृति योजना शुरू की है। तो ये योजना बागवानी और मछली पालन करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगी। मतलब यहाँ पे लोग जो बागवानी करना चाहते हैं या मछली पालन का काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ये जमीन आवंटित की जाएगी। बाकी अगर पश्चिम बंगाल की बात है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता है। याद रखना कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। और ये भी याद रखो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलेगी, तो हुगली नदी के नीचे। और आपके कोलकाता में हेडक्वार्टर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी। यहाँ पे वैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर है, और एक बैंक भी है, कौन सा, यूको बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। उसके अलावा आपको याद होगा अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन लॉन्च की थी, और कृषि मंत्रालय की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2018-19 में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो पश्चिम बंगाल। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। और जो आपका कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है, उसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट आपके टाइगर रिजर्व भी हैं, एक तो बुक्सा टाइगर रिजर्व और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व से अभी एक प्रश्न न्यूज में था जिसमें बताया गया था कि 2019-20 की तुलना में जो बाघ होते हैं, जो टाइगर होते हैं, उनकी संख्या 88 से बढ़कर के 96 हो गई है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक और फिर उत्तराखंड में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं आपके पश्चिम बंगाल में, जैसे कि गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और एक है न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो ये याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है अक्षय कुमार को। तो अभी लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जी.एम. हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस अगर ट्रॉफी की बात करें तो इस ट्रॉफी को 2013 में युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स यानी कि वॉरफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। और इस ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जी.एम. हीरानंदानी की याद में की गई थी। बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, सिद्धार्थ वरदराजन, अभी भारतीय पत्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और थंगजाम धबाली सिंह की बात करें तो जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। बाकी गीता सेन की बात करेंगे तो भारतीय एक्टिविस्ट हैं ये, और डैन डेविड पुरस्कार मिला था इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक किसने की है, मतलब किसने उसकी अध्यक्षता की है, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रशिया।
तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत को तो रिप्रेजेंट किया है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता है वो की है रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है और याद रखना 2017 में ही भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबर बन गए थे। तो अब वैसे टोटल इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 8 हैं। 8 कौन कौन? चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इंडिया, तो ये तो 4 हो गए। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। अच्छा, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। 2020 में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की समिट होगी वो कहाँ पे होगी? रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। जबकि 2020 में ही जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की समिट होगी वो होगी भारत के नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और प्रश्न सुनो, एक और प्रश्न बताऊंगा। अभी राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई थी और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और इस बार इसकी थीम रही थी डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। और इसके अलावा एक और प्रश्न सुनो, अभी एसोचैम ने भारत और बांग्लादेश के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसमें हमारे जो डोनर मंत्री हैं, डोनर मतलब डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको संबोधित किया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। इस प्रश्न में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कोविड-19 मामलों के परीक्षण यानी कि उसके टेस्टिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम बताना है। सही उत्तर का ऑप्शन है कोबास 6800। तो अभी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कोबास 6800 नाम से कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित कर दी है। ये कोबास 68 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार के द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है। ये 24 घंटे में लगभग 1200 सैंपल की प्रोसेसिंग कर सकती है। तो इससे देश में परीक्षण क्षमता ही बढ़ेगी यानी कि टेस्टिंग कैपेसिटी ही बढ़ेगी। और इसे अभी दिल्ली के जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसमें स्थापित किया गया है। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि इन्होंने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो उसका नाम भी ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखो, हमने बात की है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक के साथ। तो अभी फेडरल बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। अच्छा, इस समझौते से होगा क्या? तो जो अप्रवासी भारतीय हैं यानी कि जो विदेशों में रहते हैं, अब वो बड़ी आसानी से कम लागत में और तेजी के साथ भारत में अपने परिवारों को पैसा भेज सकते हैं। अच्छा, वैसे आरबीएल बैंक भी अभी न्यूज में था क्योंकि इसके सीआरओ यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर, मुख्य जोखिम अधिकार बने गए थे कौन? दीपक कुमार। उसी तरह से यस बैंक के सीआरओ बने थे कौन? नीरज धवन। और अभी यस बैंक के एमडी सीईओ भी नए बने थे प्रशांत कुमार। और सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे तो एन कामाकोदी एमडी सीईओ बने थे, मतलब रीअपॉइंट पुनः नियुक्त हुए थे ये। तो बाकी फेडरल बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरल में और इसके एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। और मनीग्राम की बात करेंगे तो इसके एमडी सीईओ हैं एलेक्स होम्स। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15 मई को। तो हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है और इसे मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। अच्छा, अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इसकी थीम क्या रही इस बार की? तो इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अलावा याद रखना 15 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया हमने, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे यानी कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। ये वैसे मई के तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है, 3rd
फ्राइडे ऑफ मई। तो इसे लुप्त प्राय प्रजातियों, उनके आवासों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने पढ़े हैं सबका 1 बाय 1 मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। 1 मई को हमने मनाया था अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया, और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया। थैलेसीमिया ये एक रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग है। फिर 9 मई आया, और 9 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। एक्चुअली इसे साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर में, और वो भी कब? दूसरे शनिवार को। तो इस साल का याद रख लो, एक तो 9 मई को मनाएंगे और 10 अक्टूबर को मनाएंगे ये, और इसकी थीम रही बर्ड्स कनेक्ट और वर्ल्ड। उसके बाद 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डैरेन टैंग को। तो अभी डैरेन टैंग को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का अगला डायरेक्टर जनरल चुना गया है। ये 1 अक्टूबर 2020 से अपना पद संभालेंगे, और ये कहां से हैं? ये सिंगापुर से हैं, और ये पहली बार है जब कोई सिंगापुर का व्यक्ति यूनाइटेड नेशन एजेंसी को नेतृत्व करेगा। बाकी संगीता रेड्डी की बात करेंगे, फिक्की की अध्यक्ष बनी थी ये। बाकी चंद्रिमा शाह, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। और नुपुल कुलश्रेष्ठ, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG बनी थी, उप महानिरीक्षक बनी थी। अच्छा, विपो की बात कर लेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल अब कौन बन जाएंगे? डैरेन टैंग। बढ़ते आगे। फिर है गृह मंत्रालय के द्वारा CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीनों में कब से केवल स्वदेशी उत्पादों, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बेचने की घोषणा हुई है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जून 2020 से। तो अभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। कब से? 1 जून 2020 से। एक्चुअली अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में बने प्रोडक्ट्स को यूज करने का आग्रह किया था। तो उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा कर दी है। तो अब CAPF के कैंटीनों में भारत में बने प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। CAPF मतलब मैंने आपको बताया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और काफी सारे फोर्सेज होते हैं इसके अंदर, जैसे कि CISF की बात करेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। और BSF के डायरेक्टर जनरल SS देशवाल है। ये वैसे SS देशवाल आपके ITBP के हैं प्रमुख, लेकिन उनको एडिशनल चार्जेस दे दिया गया BSF का भी। CRPF की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल बने थे AP माहेश्वरी, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे तो इसके बने थे अनूप कुमार सिंह। बाकी भारतीय तट रक्षक बल के बने थे कृष्णन नटराजन, और SSB की बनी कुमार राजेश चंद्र, और CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हमारे बिपिन रावत जी। आर्मी चीफ हमारे कौन है? मनोज मुकुंद नरावणे हैं, और उप सेना प्रमुख कौन है? SK सैनी हैं। बाकी एयर चीफ मार्शल का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और नेवल चीफ हमारे हैं करमबीर सिंह। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल जो आपसे वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा गया था वो परसों वाला ही रिपीट हो गया। क्या था प्रश्न वैसे? कि किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया है? तो इसका आंसर था ऑप्शन है चाइना। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया, इसे लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। कम से कम आप इसे अपने एक स्टडी ग्रुप में या अपने एक दोस्त को शेयर जरूर करा करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है।
ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।